महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर हमारे मेरे भाई प्रोफेसर अनिल सिंह जी, सभी पदाधिकारी, भारतीय शिक्षक मंडल के, विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, सर्वप्रथम मैं कुलपति महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया और आज 56वें स्थापना दिवस के लिए भारतीय शिक्षक मंडल के आप सभी को शुभकामनाएं। मैं अपनी बात अभी भाई साहब दीनानाथ जी काफ़ी कुछ आप लोगों को जोश दिला के गए देशभक्ति के लिए कि हर व्यक्ति के दिल में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी और पिछले माह 23 मार्च को ये दिन उनको दिया था और उनकी उम्र भी 23 वर्ष की थी जब उन्हें फांसी दी। उनके अंतिम समय के जो शब्द थे जो उन्होंने भगत सिंह जी ने राजगुरु सुखदेव के साथ तीनों को एक साथ फांसी हुई थी। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आई। देशभक्ति की जो हर उस समय ये जज्बा हर किसी के दिल में था। और मैं यही एक सामाजिक समरसता की बात करूंगा जो समझा रहा था कि आज बहुत सारी चीजें जाति को लेकर होती रहती हैं। जिस समय भगत सिंह जी को फांसी होनी थी तो जेलर ने आके पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या बात है, कोई ऐसी बड़ी इच्छा नहीं है, मैं घर भेज के मंगवा देता हूँ। जेलर ने कहा ना ना, मेरी बेबे मेरा बोधा है, बोधा जो उनका मल साफ करता था कमरे में, जो लेके जाता था उठा के, उसका नाम बोधा था। उनका वो मेरी बेबे है। बचपन में मेरी बेबे, मेरी माँ जिसको बेबे बोलते हैं, वो मेरा मल साफ करती थी। अब इस समय बोधा कर रहा है, तो जब बोधा को ये बताया गया तो वो भी रोने लगा और अपने घर से रोटियां लेके आया बना के, और वो रोटियां उन्होंने उछल उछल के खाई खुश होकर। तो ये एक सामाजिक समरसता थी कि किस प्रकार से भगत सिंह जी, मतलब जाति बंधन तो था ही नहीं जब देशभक्ति की बात होती थी। कोई जाति, कोई इस तरह की व्यवस्था कोई मानता ही नहीं थी, सभी। अब उससे पीछे चलिए, अभी 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी का शहीद दिवस था, वो बंगाली दोस्त मंगल पांडे जी। उस समय अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को, उन्हें समझ में आ गया था कि अगर हम धर्म पर प्रहार करेंगे और इनको धर्म से विमुख करेंगे अगर हिंदुस्तानियों को, तभी हम यहाँ राज कर पाएंगे। तो उन्होंने शिक्षा और धर्म इन 2 चीजों पर प्रहार करने का प्रयास किया। और भाई चर्बी तो वो किसी की भी मिला सकते थे। जो राइफल उन्होंने दिया था, उस राइफल में जो भी गोली यूज होती थी उसको दांत से काटना पड़ता था। तो चर्बी गाय और सुअर की मिलाई, ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने धर्म से विमुख होंगे, और जब धर्म से भ्रष्ट होंगे तो निश्चित रूप से हमें इनके ऊपर शासन करने में आसानी होगी। तो वहां उन्होंने धर्म पर प्रहार करने का प्रयास किया, और वो प्रथम बलिदानी थे भारतवर्ष के, जिन्हें अंग्रेजों ने, अब आप सोचिए कि 29 मार्च को जब उन्होंने गोली चलाई थी, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। कोर्ट मार्शल हो गया, 18 अप्रैल की डेट निश्चित हुई और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। इसी माह अप्रैल 10 दिन पहले की, देश में कहीं ऐसा ना हो कि
अंग्रेजों के प्रति लोगों का गुस्सा जिस तरह से फूट रहा था, उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि विद्रोह हो जाए। तो 1857 में जो प्रथम क्रांति हुई थी, उसके जनक मंगल पांडे जी थे। फिर वो आग फैलते फैलते कानपुर, बरेली, मेरठ सभी प्रांतों में, झांसी गई। वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में सभी जानते ही हैं, 1857 की क्रांति की शहीद हुई। अब हम उसके पहले चलते हैं प्रथम विश्वविद्यालय। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था पूरे विश्व का? तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, जहां 10,500 से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और वहां पर 60 से अधिक विषयों की पढ़ाई होती थी। युद्ध विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, अश्व विद्या, अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, लगभग हर विषय की पढ़ाई होती थी। 700 से 600 के बीच उस विश्वविद्यालय अपने चरम पर, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। और चिकित्सा विज्ञान, जो आजकल मेडिकल साइंस है, उस समय भी लगभग एक टीचर के पास 100 से 150 विद्यार्थी हुआ करते थे। और उस तक्षशिला में चाणक्य, जो उस तक्षशिला के गुरु थे, सब जानते हैं चाणक्य के बारे में। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य रहे हैं और अर्थशास्त्र का सिद्धांत किसी भी राज्य की उन्नति के लिए क्या महत्व हो सकता है, उन्होंने तब रेखांकित किया था। और चिकित्सा विज्ञान में सारे विषयों में शिक्षक निर्णय लेता था कि विद्यार्थी को कितने समय के लिए शिक्षा देनी है। उस समय चिकित्सा ऐसा विज्ञान था जिसकी अवधि निश्चित थी कि 7 वर्ष में अध्ययन पूर्ण करना है और उसके 6 माह उसके बाद इंटर्नशिप करनी है और उस इंटर्नशिप में एक औषधि खोजनी है। और जब वो आप औषधि खोज देंगे उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी, जिसको आप कहते हैं वो पारंगत होंगे और उनको बाकायदा इस बात के लिए, चिकित्सा के लिए किया जाए, क्योंकि वो समाज से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसमें बहुत लंबा समय नहीं लिया जा सकता। फिर भी एक टाइम बाउंड प्रोग्राम वही अकेला था और कहीं विश्व में चिकित्सा के बारे में उतना गहन नहीं था। उसके बाद आप देखें चरक संहिता के बारे में आप सभी जानते हैं। आयुर्वेद में हमारा कितनी उन्नति है, हर तरह की भाषा चरक संहिता में आपको मिलेंगे। अब मटेरियल्स के बारे में कितना ज्ञान था लोगों को कि उन मटेरियल्स के साथ किस तरह से जन कल्याण के लिए औषधियों का निर्माण होगा, किस प्रकार से आयुर्वेद आज भी पूरे विश्व को संदेश दे रहा है। योग विद्या समाज कल्याण के लिए, जिसको धीरे धीरे विलुप्त किया अंग्रेजों ने कि भाई मेडिसिन बिकेगी कैसे अगर वो सारे लोग योगा करने लगेंगे, वो धीरे धीरे खत्म होता गया। जैसा भाई साहब ने अभी कहा, 1500 से पहले तो साक्षरता की स्थिति क्या थी? 446 से 550 के मध्य जो काल था, जिसमें लगभग इस ड्यूरेशन में आर्यभट्ट, गणितज्ञ, खगोलविद आर्यभट्ट जी का सभी जानते होंगे। आर्यभट्टियम 120 छंद हैं उसमें मात्र। उन 120 छंदों में जो उन्होंने लिखा, उसके 1000 साल के पश्चात वो चीजें प्रूव्ड हुई। आर्यभट्टियम में लिखते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। क्या इक्विपमेंट थे? 446 से 550 के बीच में कौन से ऐसे इक्विपमेंट थे? साइंस। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, यही ज्ञान परंपरा थी। किस प्रकार से हम उन्नत थे उस समय। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कॉन्सेप्ट दिया। नाव में बैठा हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि पेड़ पीछे की तरफ आ रहे हैं, पहाड़ पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब है पृथ्वी घूम रही है। जब जल के प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो लगता था पृथ्वी
ये चीजें पीछे जा रही हैं। अब भी आप देखते हो ट्रेन में बैठ के जाते हो, पेड़ पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं ना। वो कॉन्सेप्ट उन्होंने तब सोचा। और उसके बाद आप देखिए पूरा पृथ्वी का एक दिन आवर्त का कितने समय का होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड उन्होंने मेंशन किया। आज क्या है? 23 घंटे 56 मिनट 4.91 और उन्होंने 4.1 कहा। कितने परसेंट एरर है? जो आधुनिक काल की गणना है और जो 450 के आसपास हुई थी गणना जो उन्होंने दिया आर्यभट्ट जी ने, तो ये हमारा ज्ञान था। एक वर्ष की अवधि कितनी होनी चाहिए? आर्यभट्ट ने दिया 365 6 घंटे और मात्र 3.20 मिनट की गणना में सिर्फ आज की जो कैलकुलेशन है उसमें 3.20 मिनट का अंतर है पूरे उसमें। और कोई इक्विपमेंट नहीं थी, कोई साधन नहीं थी, बट कितना उन्नत था खगोल विज्ञान। आज भी ज्योतिष की गणना लोग विस्मित होते हैं कि कैसे अगले 100 साल का कैलेंडर आज बना दिया जाता है देख के। और वो भी कौन बनाता है? काशी के घाट पर बैठा हुआ कोई भी पंडित उस चीज को बना देता है जो पारंगत होता है। ये वो शिक्षा थी, ये भारतीय ज्ञान था। पाई की वैल्यू उन्होंने अपने जो मेजर किया आर्यभट्ट जी, उन्होंने पाई को कहा था इरेशनल नंबर है। और 1761 में लैम्बर्ट ने ये चीज फिर प्रूव किया कि पाई इज इरेशनल नंबर। और उन्होंने लिखा है कि पाई की वैल्यू कैसे नियरेस्ट, और उनसे पूर्ववर्ती आर्किमिडीज ने जो पाई की वैल्यू दिया था उससे कहीं बेहतर उन्होंने पाई की वैल्यू निकाल के दिया। जो उन्होंने छंद में दिया है 4 में 100 जोड़िए, कितना हुआ? 104। 8 से मल्टीप्लाई करिए, 62,000 जोड़िए, फिर टोटल को 20,000 से डिवाइड कर दीजिए। ये पाई की वैल्यू है। मतलब दशमलव के चौथे स्थान तक उन्होंने पाई की वैल्यू दे दिया था और लिखा था ये रिवर्सिबल है, इसकी वैल्यू निकल नहीं सकती। और पाई है क्या? किसी भी वृक्ष की परिधि और व्यास को पाई कहते हैं, उसका रेशियो ही तो पाई है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा है जो पूरी तरह से हट गई थी। जब मैकाले आया उसने सारी चीजें किया, बट ये हमारी परंपरा हम इसी प्रकार संजो के आगे बढ़ते गए। बट अब वही ज्ञान, वही परंपरा जब आपके पास पहुंचे, यही वक्त हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य, आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहीं ये नहीं कहती है कि आप अपनी जो मॉडर्न साइंस है उससे आप दूर जाएंगे। मॉडर्न साइंस को कोरिलेट करिए अपने इतिहास से, जो वास्तविक इतिहास है। जो अकबर महान है वो इतिहास नहीं था आपका, वहां कहीं इतिहास नहीं था, वो तो आपको पढ़ाया गया। वो भी बीच बीच में कहीं कम्युनिस्टवाद हावी हुआ, उन्होंने भी क्या किया? जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी से उन्होंने कहा ये वाला हमें दे दीजिए, वो भी नहीं समझ पाए और इन्होंने अपने मन से सब लिख दिया और वही लिखा हुआ हम पढ़ते रहे 70 साल। अब वो इतिहास जो उससे पहले का था उसको आपके साथ, जो वर्तमान में आपका विषय है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा, तो यही परंपरा जो सदियों हमारे पूर्वज आपको दिखाते रहे, सजो के रखते रहे, वही ज्ञान। योग में आज क्या है भारत? एक तरह से विश्व गुरु ही तो है योग के क्षेत्र में। पूरे विश्व को योग दिया निरोगी काया के लिए। हिंदुस्तानी तो कम, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर कितना पॉपुलर हो गया। गौतम बुद्ध जी की पूरे विश्व में अनुयायी है, वो विश्व गुरु ही तो था, और क्या था भारत। अब हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, चाहे वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र,
चाहे सैन्य का हो, जो भी क्षेत्र है, अगर आप देखें प्रथम विश्वविद्यालय में भी शस्त्र के साथ शास्त्र की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा, खगोल विज्ञान, सारी शिक्षाएं दी जाती थी, गणित की सूत्र है ना। तो शास्त्र भी उतना है। अभी एनसीसी के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे मन में विचार आता है। अभी पिछले वीक में अभी जो घटना हुई है, 28 पर्यटक मारे गए कश्मीर में। अब देखिए 4 लोग आके 28 लोग मार के चले गए, 2000 लोग थे। अगर वो भिड़ जाते हैं तो वो 4 आदमी कितना भी बड़ा शस्त्र लेके क्या कर लेते हैं। इसका मतलब है कहीं आत्मरक्षा की ट्रेनिंग हमारी क्या स्कूलों से देने की जरूरत है? क्या हमें शस्त्र विद्या भी स्कूलों में ऐड करनी चाहिए? एक चिंतन का विषय है, सोचने की बात है कि हम अभी अपनी शिक्षा में किस प्रकार से हम सेल्फ डिफेंस को प्रोटेक्ट आगे बढ़ाएं, बच्चों को ट्रेंड करें। कुछ क्रेडिट कोर्स हम विचार कर सकते हैं कि हम इस तरह के कोर्सेज को बच्चों को ट्रेनिंग दें, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, सभी के लिए। और अगर हर नागरिक इस दिशा में सोचेगा, हर नागरिक देश के लिए सोचेगा, तो वो शिक्षा जरूर लेगा। भाई इतने विषय पढ़ते हैं, खेल कूद को हम प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग को भी अपने कैरिकुलम के साथ इनकॉर्पोरेट करें। तो एक साथ जब शिक्षित बच्चे निकलेंगे, तो ये मतलब मेरे मन का विचार था, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसको करना है या ना करना है, बट मेरे मन में आया कि वो 4 लोग थे और AK-47 लाके मार के चले गए। अगर लोग इकट्ठा होके लग जाते तो कितने मरते उसमें? मरने वाले तो 28 ही थे, उससे कम ही मरते हो सकता है, बट उनको तो मार लेते, उनको पकड़ लेते। तो शिक्षा को रिव्यू करना, यही राष्ट्रीय शिक्षा है। समय की आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार से हम अपनी प्रैक्टिकली पूरी तरह से अपनी शिक्षा को प्रैक्टिकल करें, छात्रों के मन में देशभक्ति जगे, अपने पूर्वजों को पढ़ें, उनके इतिहास को जानें, अपने चाहे वो गणित हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, साइंस हो, मेडिकल हो, आयुर्वेद हो, ये जितने भी हमारी विधाएं हैं, जो पूर्व में हमारा अभ्यास था, उसको हम कोरिलेट करके आगे की रिसर्च को प्रोटेक्ट आगे प्रमोट करते हैं। रिसर्च क्या है? नई शिक्षा नीति में रिसर्च को आगे प्रमोट करने की बात किया है, अनुसंधान को प्रमोट करने की बात किया है। विवेकानंद जी ने कहा हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। खड़ा कैसे होगा? जब नौकरी छोड़ के इनोवेशन करें। ऐसा नहीं है कि आप पीछे जुगाड़ हर आदमी करता है, नल अगर चूने लगता है तो उसको बंद करने का उपाय करते हैं। वो कहीं ना कहीं इनोवेशन है जो आप नजरअंदाज करते हैं। उसी को अगर आप थोड़ा सा प्रमोट करिए, थोड़ा सा आपका विचार है, एक आइडिया है, उस आइडिया को आप अपने स्कूल से लेके डिग्री तक उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके आगे ले जाइए। वही जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आप उस समस्या से जूझ रहे हो, उस समस्या को हल करने का आपसे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने आइडियाज को, उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हो, तो निश्चित रूप से आप एक इनोवेशन करते हो और आपका देश आगे बढ़ेगा। वो आपका कंट्रीब्यूशन है और देश आत्मनिर्भर हो। वहीं से स्व की बात होती है, स्वरोजगार वहीं से पैदा होता है। 2047 में हमें अपना देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में चाहिए। बहुत समय नहीं है, हम लोग की पीढ़ी तो हो सकता है देखे कि हो सकता हम लोग रहें ना रहें, बट आपकी पीढ़ी निश्चित रूप से वो देखेगी, क्योंकि आपको करना है। आप इस समय 20 से लेके 25 के बीच की उम्र के सभी युवा और 50 के आसपास पहुंचोगे, ठीक है।
आपका उत्तरदायित्व है कि कैसे हम करें। मैं बस 4 पंक्तियां अगर आप कभी गुनगुनाओगे तो उन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी पूरी करेंगे। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना है। हे परम तपस्या के पथ को हमें नूतन पथ रचना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।